मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन द 14th of March 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा हुए थे। उस समय उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया था जिससे यह पता चल पाता कि आगे चलकर वह इतने महान बनेंगे। इसके विपरीत उनकी मां ने यह सोचा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विलक्षण मानव था। उनकी मां के लिए उसका सिर बहुत बड़ा मालूम पड़ता था। जब आइंस्टाइन की उम्र 2.5 साल की थी तब भी वह बात नहीं करते थे। जब उन्हें बोलने के लिए सिखाया गया वह हर चीज को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है या कैसा व्यवहार करना है। आइंस्टाइन के जितने भी साथी थे वह उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बोर कर सके, जिसके साथ खेलने में कोई भी मजा ना आता हो। आइंस्टाइन खुद ही अकेले बहुत समय तक खेलते रहते थे। आइंस्टाइन स्पेशली मैकेनिकल टॉयज को बहुत प्यार करते थे। आइंस्टाइन की बहन, जिनका जन्म हाल ही में हुआ था और जिसका नाम था माजा, उसकी तरफ देखकर कहते, अच्छी है पर इसके पहिए कहां हैं। ऑटो नोइगेबाउर, जो कि हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स थे, उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी सुनाई। यह कहानी सुनने में एक पौराणिक कथा की तरह थी, लेकिन यह कहानी पूरे तरीके से विश्वसनीय कहानी लगती है, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत समय के बाद बोलने लगे थे और उनके माता पिता उनके बोलने को लेकर काफी चिंतित थे। अंत में रात को खाने की मेज पर उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, सूप बहुत गर्म है। बहुत अधिक शांति से उनके माता पिता ने पूछा कि अब से पहले उन्होंने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, क्योंकि अब तक सब कुछ ऑर्डर में था, यानी कि सब कुछ अच्छे तरीके से व्यवस्थित था। एक बार एक हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर को बताया कि आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन के रूप में चाहे जो भी चूज कर ले, इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी भी चीज में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायोलिन सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी मां उसको यह सिखाना चाहती थी। बाद में आइंस्टाइन शौकिया तौर पर एक वायोलिनिस्ट बन गया। वह सिर्फ अपने शौक के तौर पर वायलिन बजाता था, न कि प्रोफेशनल रूप में। उसने वायलिन बजाने की अपनी इस कला को पूरे जीवन कायम रखा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा शिष्य नहीं था। वह म्यूनिक के हाई स्कूल में गया, जहां उसकी फैमिली जा चुकी थी जब वह 15 मंथ का था। उसके हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए। आइंस्टाइन को स्कूल के बहुत ही ज्यादा कड़े अनुशासन से नफरत थी। आइंस्टाइन का अक्सर अपने टीचर्स के साथ झगड़ा हो जाया करता था। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन का स्कूल में इतना दम घुटने लगा कि उसने अपनी भलाई के लिए स्कूल को छोड़ना ही बेहतर समझा। पिछले साल अल्बर्ट के मम्मी पापा मिलान जा चुके थे और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा जताई कि वह अपनी पढ़ाई जर्मन बोले जाने वाले देश स्विट्जरलैंड में जारी रखेगा। स्विट्जरलैंड के जिस शहर में आइंस्टाइन अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला था, वह शहर म्यूनिक शहर की अपेक्षा ज्यादा लिबरल यानी उदार था। लिबरल का मतलब है ऐसा शहर जहां नए विचार या नए व्यवहार को खुले दिल से स्वीकार किया जाए। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा होशियार था और उसका फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। अपना स्कूल फिनिश करने के बाद आइंस्टाइन ने यह डिसाइड किया कि वह जूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। लेकिन केवल साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जो इस बहादुर और बड़ी बड़ी मूंछों वाले युवा व्यक्ति को आकर्षित करती थी। आइंस्टाइन का अपनी एक फेलो स्टूडेंट में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उस स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मैरिक। आइंस्टाइन को मिलेवा बहुत ही क्लेवर यानी कि चालाक लगती थी। मिलेवा एक सर्बियन लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी में इसलिए आई थी क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी थी वह यूरोप की उन गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहां पर लड़कियां बिना किसी रोक टोक, परेशानी या भेदभाव के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती थीं और आसानी से डिग्री ले सकती थीं। आइंस्टाइन को मिलेवा में एक फ्रेंड नजर आती थी, लेकिन मिलेवा के परिवार के लोग और यूनिवर्सिटी के लोग लगातार उसके खिलाफ थे। मिलेवा और आइंस्टाइन दोनों प्यार में पड़ गए। वे पत्र अभी भी हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने प्यार को शब्दों के अंदर डाला और विज्ञान को नाजुकता के साथ मिलाया। आइंस्टाइन ने लिखा, मुझे उस समय कितनी खुशी होती होगी और कितना गर्व महसूस होता होगा जब हम दोनों अपने काम, जो कि रिलेटिविटी के ऊपर था, उसके ऊपर एक विजय भरा निष्कर्ष निकालते थे। इनके कहने का मतलब था कि जब उनका काम
या उनका प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता था, तब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। 1990 में आइंस्टाइन 21 ईयर्स के हो चुके थे और वह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे, यानी अभी वह कहीं नौकरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया और प्राइवेट तौर पर लेक्चर देते थे। आखिरकार 1902 में उन्हें बर्न में पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई, जबकि उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वह दूसरे व्यक्तियों के आविष्कारों में सहायता कर रहे थे। लेकिन वास्तव में आइंस्टाइन चुपके से अंदर ही अंदर अपने विचारों को विकसित कर रहे थे। वह मजाकिया तौर पर अपने डेस्क की दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे। 1905 में आइंस्टाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स में से एक, जिसका नाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल के हिसाब से टाइम और डिस्टेंस को नापा नहीं जा सकता था और इसके हिसाब से वास्तव में दो बिल्कुल सही घड़ियां एक जैसा समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी अगर वे दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास आती हैं और अगर उनमें से एक घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा बहुत तेजी से घूम रही है। और आइंस्टाइन के इसी स्टेटमेंट से दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला निकल कर आया जिसने मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप को बताया, और वह फॉर्मूला है E is equal to mc square. In this formula, or you can say in this mathematical equation, E stands for energy, m stands for mass, and c for the speed of light in a vacuum. Or we can say that the speed of light in a vacuum is about 3 lakh kilometer per second. Vacuum में light की speed around 3 lakh kilometer per second होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को सरल भाषा में समझाने के लिए कहा है कि जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं तो यह समय 2 मिनट जैसा मालूम पड़ता है। जब आप एक गर्म अंगीठी के पास 2 मिनट तक बैठे रहते हैं तो यह 2 घंटे जैसा मालूम पड़ता है। यही है रिलेटिविटी। जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तब उनकी प्राइवेट लाइफ असफल होना शुरू हो गई, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एल्बर्ट अपनी पढ़ाई खत्म होते ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां इसके खिलाफ थीं। वह सोचती थीं कि मिलेवा, जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, उसके लिए बहुत बूढ़ी थी। वह मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी परेशान थी। आइंस्टाइन की मां उससे कहती थीं, वह तुम्हारी तरह एक किताब है। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी शादी को टाल दिया। जनवरी 1903 में इस जोड़े ने लास्ट में शादी कर ली। उनके 2 लड़के पैदा हुए, लेकिन कुछ सालों बाद यह शादी कमजोर पड़ गई। मिलेवा ने इस दौरान अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को खोना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनने लगी। कई सालों की लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार 1919 में उन्होंने तलाक ले लिया। आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन का नया पर्सनल चैप्टर उसकी बढ़ती हुई विश्व प्रसिद्धि के साथ मेल खाता था। 1915 में उन्होंने अपना नया आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को एक नई व्याख्या प्रदान की। 1919 में पड़े एक सूर्य ग्रहण ने इस बात का सबूत भी दे दिया कि यह थ्योरी बिल्कुल सही थी। आइंस्टाइन ने पहले से ही बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन कर ली थी और यह कैलकुलेशन उस प्रभाव के बारे में थी जहां फिक्स तारों से निकलने वाली लाइट सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड में से होते हुए गुजरते समय विचलित हो जाती थी। यानी कि जब तारों से निकलने वाला प्रकाश सूर्य के पास से होकर गुजरता था तो सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड में से होकर गुजरने की वजह से वह प्रकाश अपने मार्ग से इधर उधर हिल जाता था। अखबार ने उनके इस काम की घोषणा एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी कि एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की। 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। पूरी दुनिया से उन्हें सम्मान प्राप्त होने लगा और इनविटेशन भी आने लगे। प्रेस के द्वारा उनकी तारीफ भी की गई। 1933 में जब नाजी लोग जर्मनी में पावर में आए तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी ने अमेरिका के फिजिसिस्ट यानी भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशान कर दिया। उनमें से बहुत से फैशिज्म यानी फांसीवाद से भाग गए, जैसे कि आइंस्टाइन भाग गए थे, और अब उन्हें इस बात का डर था कि नाजी लोग एटॉमिक बॉम्ब बना सकते थे और उसे प्रयोग कर सकते थे। अपने एक साथी की रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन ने द 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का एकमात्र बम जिसका एक बंदरगाह के अंदर विस्फोट किया जाए तो पूरे के पूरे बंदरगाह और इसके आसपास के क्षेत्र को
बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता है। उसके शब्द अपने प्रभाव में असफल नहीं हुए। अमेरिकियों ने अपनी एक गुप्त योजना में एटॉमिक बॉम्ब को विकसित किया और इसे अगस्त 1945 में जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टाइन तबाही की अधिकता से बहुत ज्यादा कांप गए थे। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक सार्वजनिक लेटर लिखा। इसके अंदर उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की पेशकश की। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पत्र के विपरीत इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले दशक के अंदर आइंस्टीन राजनीति में और ज्यादा शामिल हो गए। वह हथियारों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन कर रहे थे और अपनी प्रसिद्धि का शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयोग कर रहे थे। जब 1955 में 76 इयर्स की एज में आइंस्टाइन की डेथ हुई, तो उनका एक विजनरी यानी भविष्य दृष्टा और एक वर्ल्ड सिटीजन और उतना ही एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में स्वागत किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.